नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दूसरी तरफ जो बिहार में सिस्टमैटिक तरीके से प्रशांत किशोर को इस्तेमाल किया गया, वो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं कि बेशक चुनाव हार गए, लेकिन उस आदमी ने मुद्दे बहुत सही उठाए, राजनीति को बदला, बिहार में मुद्दों को बदला, बिल्कुल सही बदला। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो जानते हैं कि कान सीधा पकड़ने से वो फ़ायदा नहीं होता, कान घुमा के पकड़ो तो किसी को पता भी नहीं लगता। प्रशांत किशोर ने पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस को निशाना बनाया, खूब जम के निशाना बनाया। तेजस्वी यादव की क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। फिर उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये मुद्दा थोड़ा एक्सपोज हो रहा है, ओवर एक्सपोज हो गया, तो उन्होंने बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया। फिर ज़्यादा निशाना बनाया जेडीयू को, जहाँ चैलेंज करने लग गए वो कि 25 से ज़्यादा सीट आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोलने लगे। और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि एनडीए की सरकार रिपीट नहीं होगी, जेडीयू की 25 से कम सीटें आएंगी। इससे लोगों को तो लगा कि वो राजनीति कर रहे हैं और जेडीयू पे प्रहार कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि प्रशांत किशोर के लगातार ये कहने से बिहार में नीतीश कुमार की तरफ जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो एक तरह से सहानुभूति में बदल गया। जितने पत्रकार बिहार में घूमे, सबने एक बात तो कॉमन सबने कही कि नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं कोई नाराज़गी नहीं दिखी। विधायकों के खिलाफ हो सकती है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं। लेकिन जब प्रशांत किशोर से लगातार जेडीयू को टारगेट करवाया जा रहा था कि 25 से नीचे रह जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, उसने एक हवा बनाई, लोगों के दिल में एक सहानुभूति पैदा कर दी नीतीश कुमार के लिए कि एक आखिरी बार जिस सुशासन बाबू ने बिहार की स्थिति सुधारी है, एक आखिरी मौका तो उसको देना बनता है। ऐसे तो नीतीश कुमार खत्म नहीं होना चाहिए। लोगों के दिल में ये सेंटीमेंट पैदा किया गया प्रशांत किशोर द्वारा। इसलिए जेडीयू की टैली कहाँ पहुंची, ऑलमोस्ट बीजेपी के बराबर। ये सारा काम प्रशांत किशोर ने किया। एक ही तीर से दो निशाने उन्होंने लगाए। नीतीश कुमार की जेडीयू को भी जितवाया, और जहां वो कहते थे एनडीए रिपीट नहीं करेगी, लिख के ले लो, वहां बीजेपी के लिए भी वोट कंसोलिडेट किया। किसका वोट? जो बीजेपी का एक वक्त पे कट्टर हिंदुत्व वाला वोट था, जो इस बार लग रहा था कि बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सब मुद्दों की वजह से शायद बट जाएगा, खास करके युवा वोट बीजेपी से छिटक जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने लगातार कहा एनडीए की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो कंसोलिडेट कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था। उधर बाकायदा बार बार महागठबंधन की तरफ से मुस्लिम चेहरों को आगे किया जा रहा था, और जो हमारे सर्वे करने वाले हैं, जो रिपोर्टर है, बाकायदा MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। ऐसे में जो वोट छिटकना था बीजेपी से, वो नहीं छिटका, वापस बीजेपी की तरफ आ गया, और बीजेपी की टैली भी सॉलिड हो गई। तो इस तरह से ओवैसी ने मुसलमानों को डराया। जब मुसलमानों को डराया तो जो हिंदू वोट बीजेपी से छिटक सकता था, वो नहीं छिटका। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए एक सहानुभूति पैदा की, बार बार उन पर निशाना साध कर, ये बता कर कि ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, और साथ ही बीजेपी को कंसोलिडेट किया उसका वोट। तो इस तरह से बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इन दोनों को इस्तेमाल किया गया बिहार में। और बीजेपी या जेडीयू से ज़्यादा मेरे हिसाब से इन दोनों ने और चुनाव आयोग ने, इन तीन लोगों ने महागठबंधन को हराया है। इसलिए आगे कोई भी चुनाव हो, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें न सिर्फ चुनाव आयोग पर नज़र नहीं रखनी है, ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, इन प्लेयर्स पे भी नज़र रखनी है कि ये प्लेयर किस तरह की गेम खेल रहे हैं, और भीतर ही भीतर कहाँ निशाना लगा रहे हैं और कहाँ मार कर रहे हैं। धीरे धीरे बिहार के चुनाव के शौक से जो पार्टियां हारी है, वो बाहर निकलने लगी है। कांग्रेस ने SIR को लेकर अब देशव्यापी आंदोलन की ठानी है, तो
तो तेजस्वी यादव भी थोड़ा सा पारिवारिक कलह के बीच से बाहर निकल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर भी, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना गुबार निकाल रहे हैं। हालांकि वो अपने उस बात से मुकर गए जहां उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए की सरकार रिपीट हुई और जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। खैर, प्रशांत किशोर इसके लिए मशहूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, सब एक चीज़ पे बहुत जोर दे रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुआ है, बिहार में चुनाव चोरी से जीता गया है। हो सकता है, मैं इसको डिनाई भी नहीं करता, ना मैं इसको बोलता हूँ कि हुआ ही हुआ है ऐसा, क्योंकि सबूत कोई है नहीं अभी। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है महागठबंधन को समझ में नहीं आई है। महागठबंधन को ये समझना ज़रूरी है कि दरअसल उन्हें बीजेपी और जेडीयू से ज़्यादा अगर किसी ने हराया है तो ये दो चेहरे हैं, ओवैसी और प्रशांत किशोर। जी हाँ, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन दोनों को इस्तेमाल किया गया। अब किसने इस्तेमाल किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े तरीके से, बड़े सलीके से इन्हें इस्तेमाल किया गया और महागठबंधन को इसकी भनक भी नहीं लगी और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ओवैसी ने कहाँ पर 5 सीटें जीती है। ओवैसी ने किसी बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है? नहीं हराया। ओवैसी ने पांचों की पांचों सीटें वहाँ जीती हैं जहाँ उन्होंने महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों को ही हराया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ओवैसी को वहीं डिप्यूट किया गया, ओवैसी ने वहीं अपने उम्मीदवार उतारे जहां महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार थे। यानी मुस्लिम वोट बांटा गया, मुस्लिम जो वोट है वो महागठबंधन को ना जाए, इसलिए ओवैसी को दिलाया गया। वरना ओवैसी वहाँ भी तो उम्मीदवार खड़े कर सकते थे जहाँ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम को हरा कर ही अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इसका मतलब मामला सिर्फ बिहार तक नहीं है, मैसेज पूरे देश तक देना, क्योंकि जो काम बीजेपी नहीं कर सकती वो ओवैसी करते हैं। मगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है, कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को। ये देश की बदकिस्मती है कि बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर उस शख्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं और 10,000 का रिश्वत देने वाले या 10,000 की घूस देने वाले को चुन लिया जाता है। नौकरी की बात करने वालों को युवा रिजेक्ट कर देते हैं और सस्ता डाटा देने का दावा करने वाले को अपनाते हैं। ये इस देश की सच्चाई है, बिहार ने बताया। दूसरी सच्चाई ये है कि देश को दो खाइयों में बांटा जा रहा है। एक तरफ है वो जो हार्डकोर हिंदू है, यानी कि जो हिंदू है वो हार्डकोर हिंदुत्व वाला बीजेपी के साथ है, और इस देश को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो हिंदू है उसे बीजेपी के साथ खड़ा होना है। और दूसरी तरफ ओवैसी को खड़ा किया जा रहा है जो भी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें ओवैसी के साथ खड़ा होना होगा। यानी एक तरफ है कट्टर मुस्लिम राजनीति करने वाला, एक तरफ है कट्टर हिंदुओं की राजनीति करने वाला। बीच में जो जगह है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।
इसलिए ओवैसी को बार बार प्लांट किया जाता है, हर जगह प्लांट किया जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से प्लांट किया जाता है। इधर हिंदुओं को डराओ कि तुम पर मुस्लिम भारी पड़ जाएंगे, उधर मुस्लिम को डराओ कि अगर तुम किसी गैर मुस्लिम पार्टी को वोट दोगे तो तुम्हें जो है वो दरी उठाने वाला बनाकर छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।